पत्रकारिता के 45 वर्ष, पत्रकारिता का अध्याय, पत्रकारिता का आईना, पत्रकारिता का स्तंभ, केपी सिंह। एक नाम, एक पहचान, केपी सिंह। मित्रों, क्या आपने कृष्णपाल सिंह का नाम सुना है? नहीं? तो आइए पहले जान लेते हैं ये है कौन। कृष्णपाल सिंह जन्म 5 जुलाई 1960 ग्राम कोठी मिनावली में, थाना कुटौन, रामपुरा ब्लॉक, जनपद जालौन के रहने वाले हैं, जिन्होंने पत्रकारिता में कई आयाम और कई ऐसे कारनामे किए जिनसे उनकी अपनी पहचान बनी और उस नाम को एक नए अंदाज में लोगों ने नए तरीके से पुकारना शुरू किया, और वो नाम है कृष्णपाल सिंह यानी कि केपी सिंह। जी हाँ, केपी सिंह एक वो नाम जैसे पूरा जनपद पत्रकारिता यानी कि कलम के स्याही और स्याही का सही उपयोग करने वाला एक व्यक्ति जिसने अपना 45 वर्ष का एक लंबा समय पत्रकारिता जगत को दिया, वो नाम केपी सिंह है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि केपी सिंह कौन है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं उनके जीवन की तरफ, जो उन्होंने 45 वर्ष इस जनपद को अपनी पत्रकारिता में दिए। केपी सिंह जी एक मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। उनके पिता एक किसान हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा बीएससी और एलएलबी के बाद पत्रकारिता में अपनी जोर आजमाइश की। वैसे अगर कहा जाए तो उनके अनुसार वो कक्षा 8 की क्लास से ही पत्रकारिता का अपना हुनर आजमाने लगे थे। उन्होंने कई लेख लिखे उस छोटी सी उम्र में, और ये लेख लिखने की आदत ही उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लेकर आ गई। और धीरे धीरे एक समय आया कि जो हर इंसान के जीवन में वो समय आता है कि वो अपने वैवाहिक जीवन में भी आता है, और उन्होंने 1993 में वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी निभाई। इसके बाद फिर वो उसी कलम की सेवा में लग गए जो उनकी आत्मा से जुड़ी हुई थी। इसके बाद उन्होंने दर्जनों साप्ताहिक अखबारों में, पाक्षिक अखबारों में और हिंदी दैनिक अखबारों में योगदान देना चालू कर दिया। उनमें से कई ऐसे स्थानीय पेपर भी थे जिन्होंने अपने उस टाइम पे अपनी लहर बना रखी थी। अग्निचरण, दैनिक कर्म प्रकाश, लोक सारथी जैसे स्थानीय अखबारों को एक पहचान दिलाई उन्होंने। यहाँ तक कि उन्होंने दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार में उन्होंने काम किया, उनके लिए लेख लिखे। और इसके बाद 1 जनवरी 2008 में जागरण कानपुर के संस्करण में उन्होंने जनपद जालौन में ब्यूरो चीफ की हैसियत से काम संभाला और फिर कलम को आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ ही समय बाद 31 मार्च 2013 को कल्पतरु में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद 15 में उन्होंने वो भी छोड़ दिया। और तब से आज तक काम नहीं रुका, संस्थान जरूर रुका, और वो अपने कलम को यूं ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इस सफ़र के दौरान उत्तर प्रदेश में उनको कई जिलों में सम्मानित किया गया पत्रकारिता के योगदान को लेकर। आप देख रहे होंगे कई बड़ी हस्तियां उनको सम्मानित कर रही हैं। कई कार्यक्रमों में उन्होंने अपनी जो भाषा शैली से पत्रकारिता के शब्द, चुने हुए शब्दों से बात को पटल पर रखा है, तो लोग समझ गए
कि वो शख्स है जो वाकई कलम का धनी है। सिंह साहब, आपने अपनी पत्रकारिता के दौर में जो 45 वर्ष गुजारा है जी, तो ये अपने सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ? सफर मेरी बचपन से पढ़ने में बहुत रुचि, और पढ़ने के बाद में धीरे धीरे हर मुद्दे पर विचार आने लगे थे हमारे। जब मेरी एक तरह से 8वीं की पढ़ाई हो रही थी, उसी समय मैंने एक पहला लेख लिखा उन विचारों के आधार पर। उसमें बड़ी चर्चा कर रही थी कि परमाणु बम भारत को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो क्या भारत बम बनाए या ना बनाए। तो अणुबम जो है वो लेख जो मैंने लिखा और वो दैनिक भास्कर में छप गया, जो उस समय ग्वालियर रीजन का जहाँ मेरी पढ़ाई हो रही थी सबसे ज़्यादा प्रसारित होने वाला था। उनमें जिस तरीके से हम देखते थे कि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उस समय के, वो अखबारों को जिस लगन के साथ, जिस समर्पण के साथ पढ़ते थे, मुझे लगता था कि ये अखबार चलाने वाले लोग कितने चमत्कारिक होते। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी एक तरह से इनाम मिलने के बराबर था कि मैं खुद ही अखबार में इतनी छोटी उम्र में छप गया। तो उसके बाद फिर मुझे एक शौक चल आया कि मैं समसामयिक मुद्दे थे इनके बारे में अपने कुछ न कुछ विचार लिख के जो प्रमुख अखबार ग्वालियर रीजन के थे उनको भेजता रहता था। स्वदेश और दैनिक भास्कर जैसे और उन अखबारों ने भी प्रोत्साहित करने के लिए मुझे छापते रहते थे, पारिश्रमिक तो नहीं मिलता। यूँ मेरी समझा है। सर, आपको पहली बार कब आपको वेतन पे आपको काम करने का मौका मिला? क्या मिला था आपको? वेतन के रूप में काम करने का मेरी एक जो है एक कहानी दैनिक जागरण की झांसी संस्करण में प्रकाशित, इसमें मुझे 15 रुपए का मांगा। फिर मैंने लोटपोट के लिए लिखा एक बहुत लंबे आदमी के बारे में, उसको मैंने कहा था ये एशिया का सबसे लंबा आदमी। तो लोटपोट से मुझे ऐसी 10-15 रुपए का पारिश्रमिक मिला हुआ। तो इस ढंग से मेरे पारिश्रमिक मिलने की मैंने कहा कि चलिए ठीक है, लिखने पर प्रशंसा के साथ साथ में और एक तरह से ख्याति मिलने के साथ साथ में पैसे भी मिलते, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरा उत्साह रहा। फिर मैंने एक तरह से लिखना शुरू किया, और जब मैं BSc में था तभी मैं करंट अखबार से जुड़ा। साप्ताहिक जो जमाने का बहुत बड़ा साप्ताहिक अखबार था, जिसमें हिंदी साहित्य के महारथी साहित्यकार जो थे वो कॉलम लिखने का काम करते। उसमें उसने कुछ चिट्ठी भेजी और ये लिखा कि हम आपको पारिश्रमिक देंगे, और हमने उसका भी पारिश्रमिक सही हुआ, मुझे 15 रुपये। तो उसका पारिश्रमिक भी मुझे 15 रुपये मिला। इस बीच में मैंने अपने मित्रों के सहयोग से काफ़ी अखबार निकाला राज के नाम से। एक जो है साप्ताहिक अखबार में मुझे संपादक बनाया गया। जो वहाँ की बड़ी राजनीति के थे भिंड के, उन्होंने इसको निकाला था आलोक निशा के माध्यम से। एक मैंने भिंडी ऋषि नाम का एक साप्ताहिक पत्र अपने मित्र के साथ शुरू किया। इस ढंग से एक छुटपुट अखबार भी निकालते रहे, और उनसे इनकी पत्रकारिता जुड़े मेरे पास में कई रोचक संस्मरण है। कैसे मैंने डीएम के खिलाफ लिख के और खुद ही अखबार डीएम के बंगले पे देने जाता था, और कैसे मुझे डीएम ने एक बार पकड़ लिया था, रोने लगा क्योंकि मैंने डीएम के बहुत खिलाफ बहुत कुछ लेकर रखा था। मुझे भी बाद में दया आ गई, और मैंने ठीक है उन्होंने बड़े प्रलोभन किए, हमने प्रलोभन के रोज नहीं, अब अगली बार से लिखेंगे। हमने कहा कि यही बस मैं बात मान लेता हूँ। फिर दिन से समझौता हुआ। उसके बाद में भिंड से पहला दैनिक निकला उद्गार के नाम से। त्रिविनारायण शर्मा के बड़े अच्छे पत्रकार और अधिवक्ता थे, उन्होंने अखबार निकाला और मुझे वैतनिक संवाददाता बना। तब मुझे नियमित रूप से मासिक वेतन मिलना शुरू हुआ 250। और उड़ई के बाद में, वहाँ से भिंड के बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिनसे मैं अपने गृह जनपद जालौन में आ गया, उड़ई से मैं पहले दैनिक कवि प्रकाश संस्थान से जुड़ा। मेरा उड़ई आने जाने का क्रम कई बार चला।
मेरे आने जाने का क्रम कई बार चला और मैंने उरई से मैं पहले स्वर्ण प्रकाश के साप्ताहिक अखबार को देखता था, फिर मैं वापस में चला गया था, फिर अपना LLB में कर रहा था, एक सेमेस्टर रह गया था तो उस सेमेस्टर की परीक्षा कंप्लीट करके फिर आया, फिर यहाँ पे जुड़ गया दैनिक कर्म प्रकाश के साथ। तो दैनिक कर्म प्रकाश के उस समय के जो कार्यकारी संपादक जी थे सुरेश मिश्रा जी, और उनको हृदयाघात से कर्म प्रकाश के दफ्तर में उनका निधन हो गया। उनके बाद में मुझे कर्म प्रकाश का संपादक बनाया और उसके जो स्वामी थे स्वर्गीय रमेश चंद जी गुप्ता ने, और मेरा नाम भी संपादक के रूप में अखबार में छापना शुरू किया, जो मेरी गौरव की बात थी, क्योंकि कर्म प्रकाश 10 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा अखबार था और वो मेरे पहले भी कई दिग्गज पत्रकारों को बुलाकर उन्होंने संपादक रखा, लेकिन किसी का नाम प्रकाशित नहीं हुआ था। उसके जो शुरुआती संपादक थे शशांक दादा को छोड़ के, बाकी वो किसी का नाम प्रकाशित नहीं करते। तो मेरे बाद में भी उन्होंने किसी का नाम प्रकाशित नहीं किया। आज उसके कर्म प्रकाश के सफर को 51 वर्ष से अधिक का समय हो गया। तो इस ढंग से फिर मैं कर्म प्रकाश को मैंने छोड़ा, तो मैंने यहाँ अग्निक्षण के नाम से एक अखबार दैनिक के रूप में शुरू कराया। बड़ी साधनहीनता की स्थिति में मैंने अग्निक्षण को स्थापित किया कर्म प्रकाश के मुकाबले में, और 1 साल बाद में फिर अग्निक्षण से वापस भिंड चला गया। वहाँ मैंने एक विधायक जी थे, हमारे रिलेटिव भी थे, उन्होंने एक अखबार निकाला दैनिक विवस्वान, सारी सुख सुविधाओं से सुसज्जित था अखबार, टेलीप्रिंटर की भी सेवा भी इसमें थी। तो विवस्वान मैंने निकाला भिंड में, उसने बड़ा धूम मचाई विवस्वान ने। एक जो है एक लगभग 1 साल रहा, फिर वो विधायक जी मंत्री बन गए और उनकी जो राजनीति है वो पत्रकारिता में आगे आने लगी। तो मैं फिर विवस्वान छोड़ के फिर उरई वापस आया। उरई से इस बीच में यहाँ के नगर से जो समय के प्रदीप महेश्वर जी, उनका प्रस्ताव मिला, तो मैं लोकसाथी में जो है दैनिक लोकसाथी के नाम से एक नया अखबार यहाँ पे शुरू हुआ। बहुत ही ये अखबार भी बहुत ही गाजे बाजे के साथ में शुरू हुआ था, बड़ा शानदार इसका दफ्तर था, और इस अखबार ने उरई के बौद्धिक समाज में अपनी एक अलग जगह बनाई। 9 साल तक ये अखबार चला और मुझे 9 साल के बाद में फिर ये अखबार को मैंने छोड़ दिया। फिर मैं पुनः अपने पुराने अखबार कर्म प्रकाश में अग्निक्षण में वापस गया और अग्निक्षण में 2007 में 2007 में दैनिक जागरण के 2006 में दैनिक जागरण से मुझे अपने आप ऑफर आया काम करने के लिए। मैंने वहाँ पे मैं पहुंचा, संपर्क किया, 10-15 दिन कानपुर में काम किया, लेकिन मैंने कहा मैं कानपुर में नहीं रहूंगा। तो स्टाफ रिपोर्टर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई थी और वो हालांकि वो कानपुर में रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मेरी जिद को माना और यहाँ पे जिला ब्यूरो चीफ के रूप में उन्होंने मुझे उरई में काम करने की अनुमति दे दी। फिर 2007 से 2013 तक मैंने उसमें काम किया दैनिक जागरण में। जब मैं दैनिक जागरण में आया तो जालौन जिले में जिन खबरों के कारण जालौन जिला पूरे देश में जाना जाता था वो थी डकैतों से संबंधित खबर। 2007 में सारे डकैत खत्म हो गए थे, तो लोगों ने कहा कि अब वहाँ डकैत नहीं बचे, यहाँ आप ऐसे समय जागरण के संवाददाता बन के आए, तो अब यहाँ कौन सी खबर आपके पास में बची? आपकी जिस टाइम की आप मतलब जैसी पत्रकारिता सोचते वैसा तो कुछ करने का स्कोप ही नहीं, लेकिन आपको ये जान के मतलब वो होगा, एक तरह से प्रसन्नता भी होगी और ये जान के अच्छा लगेगा कि मैंने जागरण में लगभग 70-80 फर्स्ट पेज की स्टोरी लिखी। कुछ स्टोरी तो सारे देश के जितने भी जागरण के संस्करण थे सभी में छपी, लीड स्टोरी के रूप में छपी, 2 दिन लगातार छपी। जागरण ने उसके एवज में मुझे पुरस्कृत किया, मेरे सम्मान में समारोह भी आयोजित किया। तो ये जो लोग कहते थे कि उरई में तो खबरों का अकाल हो गया और कोई राष्ट्रीय स्तर की खबर तो यहाँ बनती नहीं है, मैंने राष्ट्रीय स्तर की इतनी ज्यादा खबर निकाली कि कीर्तिमान हो गया। कानपुर तक से इतनी खबरें प्रकाशित नहीं हुई जितनी मेरे कार्यकाल में हुई।
और कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि मैं जागरण के जो खासतौर से मेरी मालिकान से कोई शिकायत नहीं थी, वहाँ के जो संपादकीय विभाग के लोग थे उनके दोहन उत्पीड़न से तंग आके मैंने 2013 में जागरण छोड़ दिया। फिर कल्पतरू ने मुझे जोड़ दिया अपने साथ में। 2015-16 तक कल्पतरू में मैं रहा। कुछ परिस्थितियों बस कल्पतरू बंद हो गया तो मुझे बंद करना पड़ा। उसके बाद में मैंने लखनऊ से एक मैगजीन भी निकाली, छोट-छोट प्रयास करता रहा। फिर मैंने ये प्रयास बंद करके 2014 में ही मैंने एक डिजिटल अखबार एक शुरू कर दिया था, डिजिटल पोर्टल। तो जागरण टाइम्स के नाम से झांसी में एक मैंने झांसी टाइम्स के नाम में शुरू कराया। मेरी योजना थी कि बुंदेलखंड के हर जिले में जिले के नाम के साथ टाइम्स जोड़ के एक शुरू कराएंगे। तो जागरण टाइम्स चल रहा है, स्वतंत्र रूप से शासन से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ और राजनीतिक आलेखन कर देता हूँ। आर्टिकल भी मेरे छप जाते हैं दूसरी जगहों पे। ये सारा काम तरफ से पत्रकारिता का सफर 45 वर्ष बाद भी अनवरत जारी। देखिए ऐसा कि पहले चाहे राष्ट्रीय स्तर के अखबारों की बात, तो अखबार ही थी पत्रकारिता के नाम पे। कोई मीडिया का उस समय तो मीडिया चलन में आया नहीं था शब्द, और कोई दूसरा फॉर्म था नहीं अखबार के अलावा जिन प्लेटफॉर्म में पत्रकारिता चल रही। तो पहले के अखबार जैसे जो बड़े आदमी लोग कहते थे, बड़े सेठ होते थे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के सेठ हो या स्थानीय स्तर के सेठ हो, तो वे सोचते थे केवल पैसे कमाने से समाज में हमको यश और सम्मान नहीं मिल सकता। समाज में गरिमा करनी तो कुछ ऐसे कल्याणकारी काम भी करने चाहिए। तो जैसे वो धर्मशाला स्थापित कराते थे, जैसे कथाएं कराते थे, धार्मिक कथाएं कराते थे, श्रीमद् भागवत करा लेते थे, उसी तरह का उनको उपक्रम लगता था अखबार निकालना। तो अखबार से वो कभी ये इच्छा नहीं करते थे कि अखबार से हमें कोई मुनाफा आए। टाइम्स ऑफ इंडिया के जो मालिक थे, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के, वो तो कहते थे कि वो अपने पत्रकारों की गरिमा में, हमारे प्रकाशनों में कमी नहीं आनी चाहिए, हमारे प्रकाशनों की गरिमा होनी चाहिए, साफ होना चाहिए। भले ही घाटे में जाए, घाटा तो हम दूसरे धंधों से कवर कर लेंगे। मैंने स्थानीय अखबार करीब 1 दर्जन के करीब निकलवाई। तो यहाँ पे भी जो हमें जो हमारे फाइनेंसर मिले, जो हमारे मालिकान होते थे, यहाँ पे भी उनका यही कहना था। और जैसे राष्ट्रीय स्तर पे असली पत्रकार को वो रखते थे अपने अखबारों में, उसी तरह से स्थानीय अखबार में भी, स्थानीय अखबार भी जो निकलता था वो उसमें असली पत्रकार रखा जाता था। और असली पत्रकार का इतना सम्मान था कि मालिक की इच्छा के विरुद्ध भी खबरें और लेख और संपादकीय छप जाते थे और मालिक को उफ नहीं करते थे। मेरा तो तजुर्बा ये रहा, चाहे वो वल्लभ दुबे जी भारती रहे हो, चाहे वो रमेश चंद्र जी गुप्ता रहे हो, चाहे वो प्रदीप महेश्वरी जी रहे हो। इन्होंने कई बार मिल आया, इनको जो है पीड़ा हुई। जैसे प्रदीप महेश्वरी पहले कांग्रेस में थे, बाद में वो बीजेपी को बिलोंग करने लगे थे और मेरा बीजेपी के खिलाफ धुआंधार में संपादकीय लिखता था। प्रदीप महेश्वरी को इसकी वजह से उलाना सुनने को मौका मिलता था और आके मतलब अपनी खिन्नता भी प्रकट करते थे मुझसे, लेकिन कभी उन्होंने रोका नहीं। कभी किसी मालिक ने, संपादक के इंस्टीट्यूशन का, एक पत्रकार के इंस्टीट्यूशन का इतना सम्मान था कि जो फाइनेंसर होता था, मालिक होता था, कभी भी, मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा भी है कि कभी भी वो हल्लीबाजी नहीं करता था, इस वजह से हटा दे, ऐसा कुछ नहीं। आज की तारीख में, आज की, और उस समय क्या है कि पत्रकारिता जिस तरह से कवि बन जाता, उससे कविता के बदले में कोई पैसा मिले या न मिले, कविता लिखना उसका एक जुनून है, कविता लिखना उसका एक कुदरती होता। वैसे जो पत्रकार भी जो होते हैं वो भी कुदरती होते थे, उनको भी जुनून था। उन्हें इसके बदले में उपभोक्तावाद आया नहीं था, उन्हें इसके बदले में ये नहीं था कि कोई बहुत अच्छा मेहनताना बने। उन्हें बहुत ही गई गुजरी जिंदगी गुजारना मतलब मंजूर था, लेकिन वो पत्रकारिता नहीं छोड़ना चाहते। जैसे मैं ही बहुत कम 16-17 साल की उम्र थी, मैंने पत्रकारिता शुरू कर दी और मेरी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी थी, सरकारी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन पत्रकारिता के नशे में मैंने कभी सरकारी नौकरी के लिए ट्राई तक नहीं किया। आज की पत्रकारिता में क्या, आज की पत्रकारिता में
चोटी से लेके और धरातल तक पे जो फाइनेंसर है वो ये चाहता है कि मैं ब्याज के मेरा मुनाफा मैं वसूल कर सकूं, जो मैं चैनल लेकर चला रहा हूं, जो मैं अखबार निकाल रहा हूं, या पत्रकारिता की किसी भी विधा में जो मैं पैसा लगा रहा हूं उसमें मुझे मेरा पैसा मैं ब्याज के भी नहीं, कई गुना मुनाफे के साथ में मेरा पैसा वापस लौटे। तो वो कंप्रोमाइज नहीं करता, वो ये नहीं कि वो दखल ना दे। अगर उसको जरा भी घाटा होता है, जरा भी, चाहे वो शायद उसके मीडिया वाले प्रतिष्ठान में घाटा हो या मीडिया उसके प्रतिष्ठान में खबरें दी जाने से उसके किसी अन्य व्यापार में घाटा हो, वो उसको बर्दाश्त नहीं करता। वो पत्रकार को बिल्कुल उंगलियों पे अपनी नचा के रखता है। पत्रकार भी आज ये है कि पत्रकार भी आज वो बन रहे जिनके लिए जीविका का साधन है, जिनके लिए कैरियर है पत्रकारिता एक, वो ये उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा सरकार के खिलाफ या व्यवस्था के खिलाफ लिखूं और मैं अधिकारियों के खिलाफ लिखूं। वो भी समझौते करने के लिए तैयार रहते, उन्हें अपनी रोजी रोटी से, अपने कैरियर से मतलब। तो ये जो अंतर आया है इसकी वजह से एक बड़ी गिरावट आ गई। पहले पत्रकार अपने आप में अपना एक सम्मान महसूस करता था, इसलिए वो किसी से खबर का पैसा मांगे, खबर का पैसा तो छोड़ दीजिए, हम लोग जो पढ़ते थे बड़े पत्रकारों की जीवनी, तो उसमें लिखा रहता था कि जो संपादक होते थे वो कभी भी मतलब मार्केटिंग के काम से इनकार कर देते। वो कहते थे हमें विज्ञापन से, आपके रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं। तो उसको बड़ा ही मतलब ये मानते थे, कलंकित मानते थे जो अखबार रेवेन्यू, जो संपादक अखबार के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करता। तो वही बिम्ब हमारे भी दिमाग में था। हमने भी किसी अखबार में कभी भी विज्ञापन इकट्ठा करने का, अखबार की आय बढ़ाने में मैंने कोई योगदान नहीं दिया। और मालिकान ने भी मुझसे कभी किसी, जितने भी मेरे मालिकान रहे, कभी किसी ने ये अपेक्षा भी नहीं की। लेकिन आज तो ये अपेक्षा है, अपेक्षा की जब वो मालिक के लिए पैसा जुटाता है, विज्ञापन जुटाता, तो वो अपने लिए भी स्वाभाविक पैसा। आज हर खबर बिक रही है। आज पत्रकारों में ये भी शील नहीं रहा कि अगर भगत सिंह के नाम पे अगर कुछ बड़ा कोई आयोजन करता है कोई निस्वार्थ लोग, और अगर उनका अगर लिफाफा नहीं मिला तो वो खबर भी गायब हो जाती। मुंशी प्रेमचंद की अगर जयंती मनाई जा रही, वो भी बिना लिफाफे के वो खबर भी गायब हो जाती। तो आज तो हर इवेंट का सब लोग जानते हैं कि रिवाज बन गया, हर इवेंट का पैसा चाहिए। और पत्रकार कोई किसी नशे के लिए नहीं करते, पत्रकार तो उनके लिए विकल्प एक रोजगार का अखबार, इसलिए वो तो पैसे के लिए ही पूरी तरीके से पत्रकारिता कर। सिंह साहब, ऐसा कोई पल बताइए जीवन के 45 वर्ष में जो आपको भुलाए नहीं भूलता है। 1991 में ये चंबल पत्रकार क्षेत्र में सबसे सात्विक गिरोह माना जाता था फक्कड़ का। तो मैंने इरादा किया कि फक्कड़ का जो है इंटरव्यू करें। तो फक्कड़ से मुलाकात के लिए तय हुआ कि रामपुरा थाने के गांव में मड़ई बारिश हो रही थी। जिस दिन तय हुआ उसके पहले तो मौसम धूगा था, लेकिन भारी बारिश हुई। तो एक तो नदी पार करके जाना पड़ा मुझे नरौल गांव से, वो एक बड़ा दुर्गम स्थितियों में, और बीच में हम वो नहीं जा सकते थे। पैदल पद यात्रा और कीचड़ में धंस के पद यात्रा करते हुए हम मड़ैया गांव में पहुंचे। वहां हमारे कुछ परिचित थे, उनके यहाँ ठहरे। हमने नहीं बताया डकैत। रात को तय हुआ और रात को मैं पहुंचा, निर्जन स्थान था, उसके आगे एक मध्य प्रदेश का एक गाँव था। मुझे मालूम नहीं था कि मध्य प्रदेश के उस गांव में एक वैश्य समाज के किसी व्यक्ति की किसी ठाकुर ने हत्या कर दी। तो मध्य प्रदेश की फोर्स आई हुई थी, पूरा एक ट्रक भर के आया था, क्योंकि बीड़ का दुर्गम गांव था। तो बीड़ के गांव में रात में दबे सर्विस देने के लिए पुलिस पहुंचती थी, तो पूरा ट्रक लेके एसटीएफ को लेके मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पीएससी को लेके जाना पड़ता था, वरना पुलिस पार्टी पे हमला हो सकता था। जब फक्कड़ को ने देखा कि पुलिस वहां पे पहुंच गई है, तो फक्कड़ वहां से सक गया और मैं वहां जाके खड़ा हो गया फक्कड़ की प्रतीक्षा में। अब नीचे मध्य प्रदेश की पुलिस गश्त कर रही थी। मुझे सुबह पता चला ये इस घटनाक्रम के बारे में, वो अगर मुझे देखती तो उसे अंदाजा तो ये हो नहीं सकता था कि ये पत्रकार है। वो निश्चित रूप से मैं मारा जाता, वो समझता बदमाशों की कोई साथी है। लेकिन और उस रात में मैंने पूरी रात इंतजार किया
पानी बरस रहा था तो सांप 2-3 बार निकले बीहड़ में। अब मतलब मैं अगर अच्छा दूसरा क्या था कि उस गांव वो एक ब्राह्मणों का गांव था, एक मध्य प्रदेश का एक गिरोह था मेहरबान सिंह, वो बकड़ का बड़ा दुश्मन था, वो ब्राह्मणों का बड़ा दुश्मन था। वो मड़ैया में 2-3 बार अटैक कर चुका था। उसकी भी आशंका थी, मुझे उसका भी ध्यान आएगा कि साला मेहरबान सिंह ना आ जाए तो ये मेहरबान सिंह भी मुझे निपटा देगा। फिर ये था कि सांप निकल रहे थे, बैठ भी नहीं सकता था, खड़े था कि मैं कहीं बैठ जाऊं तो पता नहीं कहां से सांप आ जाए। उस रात पूरी रात राम राम कहते हुए मेरी गुजरी। और सुबह अगर मैं रात को लौटता गांव में तो कुत्ते मुझे दौड़ा लेते। अच्छा गांव वाले कहते इतनी रात में, क्योंकि मैं तो चोरी छुपे गांव में जिन सज्जन के यहाँ रुका था उन्होंने बाहर खाट बिठा दी थी, उन्होंने वो भी सो गए थे। उन्होंने सोचा ये भी सो गए होंगे। एक हमारे जो हमारा संपर्क सूत्र था वो हमारे साथ में था, तो उन्होंने सोचा दोनों लोगों के लिए खाट बिठी। हम दोनों लोग कैसा खाए। अब गांव जाने में कुत्तों का भी हमले का खतरा था, गांव वाले भी हमको मार सकते थे, वो भी नहीं समझ पाते कि हम लोग बाहर चले गए क्योंकि वो हाथ नहीं मिल पाई। तो जब सवेरे लोग सोच के लिए निकलने लगे तब हम गांव में लौट के आए, ताकि गांव में ये जिनके हम यहाँ मेहमान थे वो ये समझे कि हम सोच के लिए गए। तो हम तब वापस आए और वो रात मतलब मेरे दिमाग में बराबर जब पहुंची, जब मुझे पता चला कि रात में अफसोस था, तो बाद में मुझे फखर से मेरी जब करीब कई साल बाद फिर मुलाकात भी हुई, तो मुलाकात में तब फखर ने बताया कि मैं इसलिए वहां से चला गया था। तो मुझे पता चला जो स्मरण आता है तो मेरे शरीर में अभी भी जो केपी सिंह जी हमारे अनुज बहुत अच्छे पत्रकार और बहुत ही सुलझे हुए सच्चे हृदय के व्यक्ति हैं। हमारी अधिवक्ता परिषद में एक बार माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में भोपाल में हम लोगों का 3 दिन का पत्रकारिता का प्रशिक्षण हुआ था और हम केपी भाई साहब के आभारी हैं कि उन्होंने पत्रकारिता के संबंध में जो हमको टिप्स दिए थे वो हमारे वहाँ बहुत काम आए। और इसके बाद ललितपुर में पत्रकारिता के इतिहास को लेकर के एक बहुत अच्छा संकलन हमको दिया था। तो केपी भाई साहब का जो अध्ययन है पत्रकारिता के विषय में और जो उनकी लगन है वो बहुत अच्छी है और बहुत ही ईमानदार और कलम के धनी व्यक्ति हैं। केपी सिंह जी ने 45 वर्ष जो पत्रकारिता में दिए हैं, हमने कई क्षणों में देखा कि जहाँ 6-6, 8-8 घंटे एक साथ बैठकर जो उन्होंने तपस्या की है पत्रकारिता के लिए वो अपने आप में अद्वितीय है। उनके जैसी मेहनत और लगन वाला व्यक्ति हमारे जनपद का गौरव है और पत्रकारिता के क्षेत्र में हम उनको अनंत शुभकामनाएं देते हैं। वो इसी तरह पत्रकारिता में अपना नाम, अपनी योग्यता, अपनी कर्मठता की सेवाएं देते हैं।